बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। आप मेरे को बताओ तो सही आपका पैसा लग कहाँ रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ पैसे हैं आपके पास। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आके मुझे अपना बजट बता दे, मैं उसके बजट में से मिनिमम 10% की बचत करके दे दूँगा। तो बजटिंग के टाइम पे सबसे पहले पेन पेपर लेके किस पे ध्यान देना चाहिए? फिक्स को कट कर, अच्छा फिक्स कॉस्ट, बिकॉज फिक्स तो आपका जीवन का आधार है ना, जो देना ही देना है। तो अगर आपका टोटल खर्चा 10,000 रुपए है और 6,000 फिक्स्ड है, तो उसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। राइट सर। मैं बचा कहां सकता हूं? वो 4,000 में बचा सकता हूं। हाँ। तो फिर मैं जगह 4,000 में ढूंढूंगा कि मैं 4,000 में कहां बचा सकता हूं, मैं क्या ऑप्टिमाइज कर सकता हूं वहां पे। सर ये यूपीआई फोन पे जब से आया है, एक्सेस बहुत इजी है। हाँ, बैंक एक्सेस, वीडियो गेम बन गया पैसा। सो फिर क्या किया जाए कि 3,000 वो भूल जाए, और किस टाइप के कोई 2-3 आप प्लेटफॉर्म या तरीके बता दें जो 3,000 रुपये वो डाले वहां पे रखे। देखिए, आप 2 अकाउंट बना लो। ठीक है। आपका जो 15,000 की तनख्वाही, उसके नीचे 2 अकाउंट बना लो। ठीक है। एक अकाउंट बना लो 12,000, अपने आप ही 12,000 वहां चला जाए और 3,000 यहाँ चला जाए, हो जाता है। एस्क्रो कहते हैं इसको, हम एस्क्रो हो जाएगा। और जिसमें 3,000 जाए उसका कुछ होना आपके और पास। उस नहीं, वो पैसा उठ के सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए। अच्छा, आपकी नजर के सामने ही नहीं हो, समझ गया, एकदम गायब हो जाए वो पैसा। या फिर हाँ, सीधा आपके मेन अकाउंट से म्यूचुअल फंड से कनेक्ट कर दो। तो पहले दिन, जिस दिन वो आया, समझो 1 तारीख को एंट्री हुई, 2 तारीख को म्यूचुअल फंड में चला गया। मेरी सबसे बड़ी गाड़ी होंडा सिटी थी, जबकि मैं आराम से उससे बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सकता था, पर मैंने अपने आप को रोका। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ज्यादा पैसे उधर जाने दो। एक बार ये कॉर्पस बन गया ना, तो सोचो मैं अपना समय खरीद लूंगा। मेरे को क्या खरीदना, लोगों को ना छोटी छोटी चीजें खरीदनी, मेरे को मेरा समय खरीदना था। मेरे गोल एक ही था कि मैं अपना समय खरीदना चाहता हूं। मैंने खरीद लिया 38 की उम्र। आप 14 घंटे काम करने के बाद 1 घंटा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। आप रीलें देख सकते हो, 14 घंटा के बाद आप 3 घंटा रील देख सकते हो। पतली कमरिया तोरी हाय 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 चलता रहेगा, ठीक है ना। पर वो नहीं देख सकते, वो नहीं कर सकते कि 1 घंटा पढ़ाई करो। कितने लोग आप में से बताओ भैया, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कितने लोग आज 1 घंटा रोज पढ़ाई करते हैं। आपका सिविल स्कोर अगर करीबन 790-800 है वर्सेस 700 है, तो आपका होम लोन 98 महंगा हो जाता है। अच्छा, अगर आप 700 सिविल पे हो वर्सेस 800 सिविल पे हो, तो आपका 98 महंगा हो जाता है। बोलो संजय सर क्या 98, क्या बड़ी बात है। अगर आप इसमें 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हो, इसमें 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हो 25 साल के लिए, होम लोन ले रहे हो, तो 25 साल में ये 98 का गैप 11 लाख रुपए का होता है। बाप रे, ये ना दोगलापन है, क्लियर दोगलापन है। लोगों को बातें करनी है क्योंकि लोगों को ब्लेम करना है। जो कमजोर मानसिकता के लोग होते हैं उनको ब्लेम करना है इस चीजों को, कि गवर्नमेंट मुझसे ज्यादा पैसे ले रही है, गवर्नमेंट मुझसे जीएसटी ले रही है, गवर्नमेंट मुझसे टैक्स ले रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मैं कर नहीं पा रहा हूं, कहीं ना कहीं खर्चा हो ही जाता है, महंगाई बढ़ गई है। अरे बजट किया क्या? मेरे को बता तो दो, कि वो पर्ची तो दिखाओ आपकी बजट की। सो आज हमारे पॉडकास्ट में है संजय कथोरिया सर, परिस्थिति के ट्रेनर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बिहाफ पे, आपके सारे बर्निंग प्रॉब्लम को रखेंगे ब्लैक एंड वाइट में। जब मैं भी दिल्ली पहली बार आया था तो मेरे मन में भी वही सवाल थे, यार सैलरी कम है, सेविंग कैसे करें, घर लेना है, गाड़ी लेना है, परिवार चलाना है। सो आज आपके मन में भी यही सवाल होंगे। संजय सर नमस्ते एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू चंदन जी, थैंक यू सो मच। और आज सर बहुत सारी बातें आपसे करेंगे उन सभी बच्चों के लिए जो परेशान हैं या जो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम फिनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर कभी बात नहीं करता, न सिखाता है। तो आप जैसे गुरु हैं, वो अपने वीडियोस के माध्यम से हमेशा बताते हैं कि कैसे आप अपनी सेविंग्स को मैनेज करें। तो पहला सवाल आपके लिए, सैलरी कम है तो सबसे पहले किसी भी युवा के लिए उसकी पहली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर उसको बचत करना है तो? देखिए, सैलरी कम है तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आपकी सैलरी कम है। सबकी कम होती है, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई पहले दिन ही 10 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना। कुछ बहुत सिलेक्टेड लोग होते हैं जो वहाँ पहुँच पाते हैं। हाँ। जो पहले बहुत मेहनत करते हैं। राइट। तो अगर आपको बचत करनी है तो सबसे पहला स्टेप लाइफ में, और पर्सनल फाइनेंस का भी सबसे पहला स्टेप होता है बजटिंग। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको यहाँ से, आपके ऑफिस से जयपुर जाना है, राइट, या चलो आप तो उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ से आपको वृंदावन जाना है। हाँ। तो जीपीएस सबसे पहले आपसे क्या पूछता है? आपसे सबसे पहले पूछता है करंट लोकेशन। हाँ, करंट लोकेशन, क्योंकि आपका जीपीएस ऑन होता है तो ऑटो फेच कर लेता है जी। पर अगर आपका जीपीएस ऑन नहीं है तो आपको करंट लोकेशन डालनी पड़ेगी। हाँ। तो आपकी जो करंट लोकेशन है वो होती है आपकी बजटिंग। आपको आपकी बजटिंग जो है वो करंट लोकेशन के बारे में बताती है।
जी। आज अगर आपके द्वारा मैं कितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ, उनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि आपका महीने का खर्चा कितना और कहाँ होता है? ये नहीं पता है लोगों को। राइट। किसी को नहीं पता कि मेरा रेंट कितना जा रहा है, टोटल कितना, मैं इलेक्ट्रिसिटी कितने भर रहा हूँ। आपके एवरेज पिछले 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना है, लोगों को नहीं पता। आप खुद सोचिए, आपको याद है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना है घर का? नहीं याद रहता। ये है अनकॉन्शियसनेस। हमें क्यों नहीं पता हमारे खर्चे क्या हो रहे हैं, हमारा फिक्स्ड खर्चा कितना है, हमारा वेरिएबल खर्चा कितना है, क्यों नहीं पता हमारे को ये बातें। तो बजटिंग जो है आपका आधार बनता है लाइफ का। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। आप मेरे को बताओ तो सही, आपका पैसा लग कहाँ रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ पैसे हैं आपके पास। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आके मुझे अपना बजट बता दे, मैं उसके बजट में से मिनिमम 10% की बचत करके दे दूंगा। मिनिमम बता रहा हूँ, हो सकता है 20 की भी कर दूँ, पर 10 की तो करके दे ही दूंगा। कुछ छोटे छोटे उसको कॉम्प्रोमाइजेस बोलूंगा और वो खुद ही करेगा, मैं नहीं करूंगा, वो खुद ही करेगा। वो खुद ही बोलेगा सर ये तो मैं वेस्ट कर रहा हूँ पैसा, और वो 10% पैसा बचाएगा। तो अगर वो 10,000 का खर्चा करता है तो 1,000 रुपये बचा लेगा, 20,000 का खर्चा करता है 2,000 बचा लेगा, लाख रुपए का खर्चा करता है 10,000 बचा लेगा। मिनिमम बता रहा हूँ। राइट। तो ऐसे कई खर्चे होते हैं जो हम, जैसे हम हिंदी में कहते हैं बेसुध होके, अनकॉन्शियस राइट तरीके से करते हैं। राइट सर। तो आमदनी कम है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, उसमें कोई गलती नहीं है, आपने अभी स्टार्ट किया है, पर आप बजट नहीं कर रहे हो, ये गलती है। तो आप बजट करो। स्टेप 1 इज बजटिंग। अपने लाइफ का एक एक चवन्नी अठन्नी आपको पता होना चाहिए कहाँ जा रहा है। रिलायंस अगर 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू करता है ना, और समझो उसके एवज में समझो 9 लाख करोड़ का खर्चा करता है, तो उसको 9 लाख करोड़ में 9 रुपए कहाँ जा रहे हैं वो भी पता होता है। इतना प्रिसाइज होता है उनका बजटिंग। सो इसका क्या कोई फॉर्मूला है सर? बिकॉज जो आज यूथ आई है, जॉब कर रही है या कुछ भी स्टार्टअप है उनका, वो सिस्टम में समझाया नहीं गया। बिकॉज एजुकेशन सिस्टम आपको पता है कैसे है। क्या कोई फॉर्मूला होता है? वो बजटिंग करें कैसे? बहुत सिंपल है। देखिए आजकल मेजरली खर्चे तो यूपीआई से हो जाते हैं। ओके ठीक है। हर खर्चे को, मैं जब 11वीं में गया तो आई थिंक वो ईयर था सन 2000 के आसपास था जी। 2000 में मैंने 10th पास की थी। हाँ। तो हमारे यहाँ ना 11वीं में बॉम्बे में कॉलेज चालू हो जाता है। ओके जैसे दिल्ली में तो 11वीं 12वीं भी स्कूल में ही हाँ, होता है, हमारे हाँ। वहाँ कॉलेज चालू हो जाता है। ठीक है। तो मैं ना एक पर्ची लेके जाता था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये सब तो कंप्यूटर ही नहीं था, बहुत दूर की बात है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैंने एक पर्ची रखी थी। पर्ची में मैं रो में, जैसे अगर आप एक्सेल को इन्वेस्ट से आज करें तो रो में जैसे आता है, तो मैं रो में वो लिखता था 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, ऐसे लिखता था। और ऐसे 4-5 कॉलम बनाता था। पहला कॉलम होता था फूड, दूसरा कॉलम होता था ट्रैवल, तीसरा कॉलम होता था गोइंग आउट, चौथा कॉलम होता था बुक्स, 5वां कॉलम होता था मिसलेनियस। ऐसे 5 कॉलम थे। ठीक है। तो मैं दिन भर में अंत में आके हाँ। अच्छा हाँ आज मैं गया तो 2 रुपए की टिकट लगी, 5 रुपए ऑटो के लगे, 3 रुपए इस चीज़ के लगे, 10 रुपए ये खर्चा किया। ओके, मैं गया, मैंने इडली खाई, इडली 5 रुपए की थी, मुझे आज भी याद है क्योंकि मैं खाता था। तो इडली 5 रुपए की लिखते थी। भी थे आप? हाँ, हाँ। और मैं लिख देता था कि मैंने आज 5 रुपए की इडली खाई। ठीक है। उसके अलावा फिर मैं गया तो मैंने आज एक 20 रुपए की कोई किताब कर लिया, जेरोक्स कर लिया या कुछ कर लिया, तो वो मैं खर्चा लिख देता था। फिर मैंने कभी कभी मैं पापा का स्कूटर लेके जाता था, तो पापा का स्कूटर में तेल डलवा दिया, 100 रुपए का तेल डला दिया, 50 रुपए का तेल डला दिया, तो 50 रुपए लिख देता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, आज से 24 साल पहले। तो ऐसा नहीं है कि आपको बजटिंग कोई आके ऐसे सिखा देगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है। आपके जेब के दिन के अंत में 9 बजे आके, 9:30 बजे, 10 बजे जब घर पहुंच रहे हो, आके लिख दो कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है। आजकल तो यूपीआई है, सामने सामने आपके सारा खर्चा है। ठीक है। तो आप डाल दो, आपको क्लियरली पता चल जाएगा आपका खर्चा का। आप स्विगी में खर्चा कर रहे हो, जोमेटो में कर रहे हो, आपने आज के दिन कोई नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन दे दी, तब ये सब टंटे नहीं थे, तब सब इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी लाइफ की। तो अब है वो। अच्छा, पहले जैसे आपके पिताजी, मेरे पिताजी, वो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे, और बट उनका बजटिंग बड़ा सॉलिड था। हाँ। कम सैलरी में भी, कम इनकम में भी। मुझे आज भी याद है कि कैसे लोग अपने 4-4, 5-5 बच्चों की पढ़ाई, शादी सब कर लेते थे, बिल्कुल बिना स्ट्रेस लिए। बिल्कुल। आज स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। हाँ, देखिए स्ट्रेस क्यों है मैं आपको बताता हूँ। उन लोगों के टाइम पे ना ये इंस्टाग्राम नहीं था या फिर ये सब नहीं था कि रील्स देख के आप फोमो में आ जाते हो कि ये तो ऐसे जिंदगी जी रहा है, ये तो बहुत अमीर है, ये तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो तब जो अमीर लोग थे वो अपनी जिंदगी दिखाते नहीं थे ओपनली। आज जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है वो भी दिखाते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ। और उसकी वजह से जो छोटे बच्चे हैं, जो आज यंग बच्चे हैं, उनको टेंशन होती है, फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि भाई मैं भी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा होना चाहता हूँ। आप ज़िंदगी अच्छी जी सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़िंदगी बहुत अच्छी जी जा सकती है, और आपको लाइफ में कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। पर अगर आप बजटिंग कर लोगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को आप ठीक जगह पे इस्तेमाल
कर सकते हो, बहुत जगह अपने पैसे बचा सकते हो, गलत जगह पे बचा सकते हो, सही जगह पे डाल सकते हो। तो ये जरूरी है कि हम कहते हैं कि enjoy where you really want to enjoy and cut your cost mercilessly जहां पे जरूरत नहीं है। मर्सीलेसली मतलब बहुत गंदी तरह कॉस्ट को कट करो, एकदम जैसे कहते हैं ना कंजूस बन जाओ, पर जहां खर्च करने का मन है भाई, ट्रैवल खर्चने को मन है तो डालो, डालो वहां आप करो, वहां आप करो। बट ये आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। हाँ, आपने सर एक शब्द यूज किया है, फिक्स कॉस्ट खर्चे वेरिएबल, थोड़ा सरल भाषा में समझाएं। देखिए फिक्स कॉस्ट पार्ट वो है कि जो आपको खर्चा जाना ही जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर में रहते हो रेंट जाना ही जाना है। अब आप 4 दिन बोले कि मैं वो घर में नहीं रहना चाहता, ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ अपने गाँव, मम्मी से मिलने जा रहा हूँ, तो 4 दिन तो रेंट फिर भी देना पड़ेगा आपको, राइट, तो वो फिक्स्ड हो गया। बिजली का बिल मोटा मोटी फिक्स्ड हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा आपका समझो कोई ईएमआई है तो वो फिक्स्ड हो गई आपकी। उसके अलावा समझो कोई सब्सक्रिप्शन सर्विसेज आपने लेके रखे वो फिक्स्ड हो गई। वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल हो गया आपका राशन, कभी 8,000 का आ रहा है, कभी 6,000 का आ रहा है, कभी 4,000 का, डिपेंडिंग आप कितने दिन वहाँ रहते हो। ठीक है। वेरिएबल है आपका, जैसे आप स्विगी जोमेटो कर रहे हो वो वेरिएबल है। ट्रैवल वेरिएबल है, कभी ओला उबर का बिल ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाएगा। हो सकता है पेट्रोल का, अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो पेट्रोल का बिल कभी 2,000 रुपये का पेट्रोल लग रहा है, कभी 1,000 रुपये का, तो ये हो गया वेरिएबल खर्चे। ठीक है, तो ये आपका फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चे आपके चलते रहते हैं। कभी कभी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो 2 महीने के लिए, तो पता चला कि आपका खर्चा ही नहीं लग रहा, पेट्रोल का खर्चा नहीं लग रहा, तो आपका फिक्स्ड जो है, मतलब जो जाना ही जाना है, वो हो गया प्योरली फिक्स्ड। और वेरिएबल जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है महीने में, वो वेरिएबल हो गया। तो बजटिंग के टाइम पे सबसे पहले पेन पेपर लेके किस पे ध्यान देना चाहिए? फिक्स को कट कर, अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज फिक्स तो आपका जीवन का आधार है ना, जो देना ही देना जो देना ही देना है। तो अगर आपका टोटल खर्चा 10,000 रुपए है और 6,000 फिक्स्ड है, तो उसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। राइट सर, मैं बचा कहां सकता हूं? वो 4,000 में बचा सकता हूं। तो फिर मैं जगह 4,000 में ढूंढूंगा कि मैं 4,000 में कहां बचा सकता हूं, मैं क्या ऑप्टिमाइज कर सकता हूं वहां पे। ग्रेट। सो सेविंग, लोग सेविंग में अपना ये पैसा रखते हैं, तो सेविंग के अलावा आप क्या इनपुट देना चाहते हैं कि अगर कोई अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना चाहे तो? देखिए निवेश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कैपिटल को ग्रो करने के लिए। अगर आपको कैपिटल इन्फ्लेशन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना है तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। निवेश स्टार्ट्स राइट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट, सबसे हल्का फॉर्म ऑफ निवेश है आपका, वो भी एक निवेश ही है। फिक्स्ड डिपॉजिट भी एक निवेश है, आप पैसा डाल देते हो, उसमें आपको एक फिक्स्ड रिटर्न आते हैं, पर वो ज़्यादा नहीं होते क्योंकि वो कम से कम रिस्क का होता है। देखिए रिटर्न्स जो है वो रिस्क पे डिपेंड करते हैं, जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है वैसे वैसे रिटर्न्स का पोटेंशियल बढ़ता है। तो अगला रिस्क जो होता है कि आप एफडी में तो डाल रहे हो, पर किसी बड़ी कंपनी की एफडी में डाल रहे हो। एक हो गया बैंक की एफडी में डाल रहे हो, वो कंपैरेटिवली कम रिस्क का होता है। पर आपने समझिए कि जैसे बहुत सारे एनबीएफसीज बैंक रेज करते हैं, श्रीराम फाइनेंस रेज करता है, बजाज फिनसर्व रेज करता है, तो ये बैंक तो है नहीं, ये तो एनबीएफसीज है। तो वो लोग रेज करते हैं, तो इसलिए वो 2% ज़्यादा देते हैं बैंक से। तो अगर बैंक 7, 7.5 देता है तो या 8.5, 9, सॉरी 9, 9.5 के रेंज में आपको ब्याज दे देते हैं। तो आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, इसलिए आपको 2% ब्याज भी ज्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है। फिर धीरे धीरे करके ऐसे होता है कि जैसे पीयर टू पीयर लेंडिंग होती है, वो भी एक प्लेटफॉर्म आने लग गए बहुत सारे, उसमें आपको करीबन 11 से लेकर 14% तक का रिटर्न्स मिल जाते हैं, पर रिस्क थोड़ा और ज्यादा हो जाता है। फिर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल सकते हो, जो लंबी अवधि में आपको एक 12 से लेकर 15% तक का रिटर्न दे देते हैं। तो वो एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो गया है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स में डालते हो, जैसे स्मॉल कैप में डाल देते हो, सेक्टोरल में डाल देते हो, तो उसमें आपको 18 से लेकर 24% तक का भी रिटर्न्स बन जाते हैं, पर वो वेरी हाई रिस्क है, वो आपका सारा पैसा उसमें नहीं जा सकता। फिर इससे भी ज़्यादा रिस्की चीज़ें आती है, जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो गया, पेनी स्टॉक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, और ये सब चीज़ें हो गई। तो ये आपको ऑब्वियसली रिस्क बहुत है, रिटर्न्स भी कभी कभी बहुत दे देता है। और सबसे ज़्यादा रिस्क है आपका बिजनेस। अगर आप बिजनेस खुद करते हो तो ऑब्वियसली आप तो जानते ही हैं, आप तो खुद ही बिजनेस कर रहे हैं, तो एक बहुत रिस्की वेंचर होता है, क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होती है, सब कुछ फिक्स्ड होता है, बस आपका रेवेन्यू फिक्स्ड नहीं होता है, उसके लिए आपको रोजमर्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो एक ये रिस्क मीटर पे, मैंने आपको एक रिस्क मीटर पे जो है आपको अलग अलग फॉर्म ऑफ निवेश बताए हैं जो किए जा सकते हैं। सो निवेश की जो बात करें इन्वेस्टमेंट की, ये कितने रुपए से शुरुआत की जा सकती है? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लोअर मिडिल क्लास के युवाओं के बारे में जो कम सैलरी, मान लो 15-20 हज़ार 25 हज़ार कमाते हैं। देखिए 25,000 जो कमाता है, मैं तो कहता हूँ काफ़ी अच्छा कमा रहा है वो। हाँ। अगर एक लड़का यंग है, शादीशुदा नहीं है, हम 15 ले लेते हैं। हाँ 15,000 ठीक रहेगा। अगर 15,000 बिल्कुल ही लोअर हो गया, हाँ। तो 15,000 वाले व्यक्ति को सबसे पहले बजटिंग करके अपना कॉस्ट को करीबन 8-9 हज़ार में निपटा देना चाहिए। अच्छा ठीक है, कोशिश करके 8-9 हज़ार में कॉस्ट को निपटाए। थोड़ा कहीं कॉर्नर्स कट करने हैं, थोड़ा कष्ट लेना है, तो लेना चाहिए आदमी को कष्ट, क्योंकि आज का कष्ट वो लेगा, कल उसको वो बेनिफिट देगा। ठीक है, आज अगर उसने 15 के 15 उड़ा दी और कोई निवेश नहीं किया, तो आगे जाके वो एक दिन अगर नौकरी चली गई उसकी, तो उसके पास अगले महीने देने के पैसे नहीं होंगे।
तो इसीलिए हर व्यक्ति को शुरू का कष्ट लेना चाहिए ताकि वो एटलीस्ट जो है कुछ महीने का अपना रिजर्व क्रिएट कर सके। तो एक 15,000 का जो व्यक्ति है वो चाहे तो एटलीस्ट 1,500 रुपए 2,000 रुपए से भी निवेश करना चालू कर सकता है। वो ये सोचे मेरी 15,000 तनख्वाह नहीं, मेरी 13,000 तनख्वाह है, 13,500 तनख्वाह है, 14,000 तनख्वाह है ही नहीं मेरी, वो 1,000 रुपए तनख्वाह ही नहीं है। हाँ, मतलब माइंड में भूल जाए, सैलरी ही मेरी 12,000। हाँ, बस सैलरी मेरी 12,000 है। हाँ। तो मैं तो 12,000 कमाता हूँ, 3,000 तो मेरे है ही नहीं। तो वो 3,000 जो साइड हो जाएंगे ना, फिर आप उसको भूल जाओ और उसको इन्वेस्ट कर दो अच्छे लंबे समय के लिए। सर ये यूपीआई फोन पे जब से आया है, एक्सेस बहुत इजी है। हाँ, बैंक एक्सेस, वीडियो गेम बन गया पैसा। सो फिर क्या किया जाए कि 3,000 वो भूल जाए, और किस टाइप के कोई 2-3 आप प्लेटफॉर्म या तरीके बता दें जो 3,000 रुपये वो डाले वहाँ पे रखे। देखिए, आप 2 अकाउंट बना लो। ठीक है। ठीक है, आपका जो 15,000 की तनख्वाही, उसके नीचे 2 अकाउंट बना लो। ठीक है। एक अकाउंट बना लो 12,000, अपने आप ही 12,000 वहां चला जाए और 3,000 यहाँ चला जाए, हो जाता है। एस्क्रो कहते हैं इसको हम, एस्क्रो हो जाएगा। और जिसमें 3,000 जाए उसका कुछ होना आपके और पास। उस नहीं, वो पैसा उठ के सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए। अच्छा, आपकी नजर के सामने ही नहीं हो, समझ गया। एकदम गायब हो जाए वो पैसा। या फिर हाँ, सीधा सीधा आपके मेन अकाउंट से म्यूचुअल फंड से कनेक्ट कर दो। तो पहले दिन जिस दिन वो आया, समझो 1 तारीख को एंट्री हुई, 2 तारीख को म्यूचुअल फंड में चला गया। 2 तारीख का टाइम लगा दिया आपने, आपको पता है तनख्वाह 1 तारीख को आ जाती है, तो 2 तारीख का आपने टाइम लगा दिया, वो 1,500, 2,000, 3,000 जो भी अमाउंट होगा वो खट करके म्यूचुअल फंड में चला जाए शांति से। अच्छा, अब थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई करेंगे। सो म्यूचुअल फंड के लिए वो कहाँ रीच आउट करें, बैंक से बात करें वो, और म्यूचुअल फंड कहते किसको हैं, क्योंकि आज जो हमारे श्रोता हैं नहीं जानते म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन पहले आंसर कर देता हूं। हाँ। आज क्या है, लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है। सबको पता है वेल्थ जो है वो स्टॉक मार्केट में क्रिएट होती है जी। क्योंकि वहां पे एफडी से ज्यादा रिटर्न्स होने के चांसेस है लंबी अवधि में। राइट। ऐसा नहीं 1 साल में 2 साल में, अगर आप 10 साल 15 साल इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपके ज्यादा रिटर्न्स बनने के चांसेस है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कोविड के आसपास रिलायंस 800-900 रुपए का शेयर हो गया था, आज वो 3,000 का शेयर हो गया। तो 4 साल के अंदर उसने 3-4 गुना का रिटर्न दे दिया है। तो आपको एफडी 4 साल के अंदर 3-4 गुने का रिटर्न नहीं देती। एफडी में आप 4 साल में 30-35% कमा लेते हो। ठीक है। तो ये चांस आपका सिर्फ आपका स्टॉक मार्केट में ही होता है कि आपको हाइपर ग्रोथ मिल सकती है, बहुत जबरदस्त ग्रोथ मिल सकती है। ठीक है। अब है क्या कि चंदन जी के पास है फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए, हाँ। वो डालना चाहते हैं, रिलायंस भी खरीदना चाहते हैं, टीसीएस भी खरीदना चाहते हैं, इन्फोसिस भी खरीदना चाहते हैं। ठीक है। रिलायंस है 3,000 का, टीसीएस है 4,000 का, इन्फोसिस है 2,000 का, मोटा मोटी। ठीक है। तो 3, 4, 7, 2, 9। अब 2, 9,000 के शेयर हैं, आप 1,000 रुपए लेके बैठे हो, तो कैसे डलेगा पैसा? तो आपके जैसे बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करता है म्यूचुअल फंड, ओके, और अपना एक पूल बना देता है, किटी बना देता है। ठीक है, और ये किटी जो है, अब ये किटी रिलायंस भी खरीदेगी, टीसीएस भी खरीद लेगी, इन्फोसिस भी खरीद लेगी। तो आप ही के 1,000 रुपए में आप जो 1,000 रुपए डाल रहे हो, उसमें आपके पास रिलायंस के भी शेयर्स आ गए एक तरीके से, टीसीएस के भी आ गए, इन्फोसिस के आ गए, जो आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते थे क्योंकि आपके पास उतना कैपिटल नहीं था। तो उस कम कैपिटल में इस तरीके के एसेट्स में पार्टिसिपेट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि बहुत सारे लोगों का पैसा जोड़ के म्यूचुअल फंड जो है इन कंपनियों में निवेश करता है, चाहे इनमें करे और किसी में करे, जो भी कंपनियां हैं उसमें निवेश करता है। यानी आपका एक फंड मैनेजमेंट कंपनी मिल गई, हाँ। जो आपके फंड को मैनेज कर रही है, सेबी रजिस्टर्ड है, हाँ। सारे अप्रूवल्स हैं उसके पास, पूरा डिस्क्लोजर है, हर क्वार्टर में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, आपको बताता है कि उसकी कंपनी के अपने कौन से शेयर्स उसने खरीदे हैं, कौन से बेचे हैं, आज कौन से शेयर्स उसके पास हैं। अगर उसके पास समझो 1,000 करोड़ का AUM है, असेट्स हैं, 1,000 करोड़ रुपए उसके पास है, तो कौन से शेयर में कितना पैसा लगा है, सब बताता है वो। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया सर। अच्छा, हम अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे कभी चेकआउट करते हैं, तो और भी जगह पे बहुत जगह में कैशबैक, डिस्काउंट मिलता है, तो उसका फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए और उससे क्या फ़ायदे होते हैं, एक्चुअली में होते हैं या नहीं होते हैं? देखिए, ये ना बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे नहीं होते। अगर आप कैशबैक देखोगे तो कोई भी जगह कैशबैक 1.5 से 2% का ही होता है। तो कैशबैक तो ठीक है, मेरे को लगता है जो कूपन्स देते हैं ना वो बहुत फायदेमंद नहीं होते। कूपन से आपके मन में एक अर्ज होती है वो चीज़ खरीदने की, मेरे साथ हो चुका है ये। अच्छा, जब मतलब आप यहाँ पे कितने भी सूझबूझ वाले हो, आप गलती कर ही देते हो। हाँ। पैसे को लेके सब गलती करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो आपने समझिए आपको एक कूपन मिल गया भाई 30% ऑफ ऑन, क्योंकि आपने कहीं खर्चा किया तो 30% ऑफ कोई प्रोडक्ट पे, जैसे हम कपड़े वगैरह लेते हैं। हाँ, तो बता दे भाई, तो वो तो क्रॉस प्रमोशन चल रही है ना, है ना, वो तो क्रॉस प्रमोशन चल रही है। तो बाय चांस कभी कभी आप खरीद ले तो वो चीज़ यूज ही नहीं करते हो, आपके यहाँ पड़ी रहती है, फिर आप बोलते हो आपके पास दूसरी चीज़ें करने के लिए पैसे नहीं है, आपने वेस्ट कर दिया पैसा वहाँ पे। सो पॉइंट इज कि आपको कभी भी कैशबैक फिर भी एक सही चीज़ है, ये कूपन वूपन के चक्कर में मत पड़ना। ओके, ठीक है, अगर आप वो चीज़ जनरली यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जोमेटो पे महीने का 1,000 रुपये खर्च करते हो और वहाँ का कोई कूपन मिलता है तो बात समझ आती है।
पर नहीं तो और कहीं नया चीज आ गया जी, कोई नई हेयर केयर कंपनी आ गई है, उसका कोई नया प्रोडक्ट आया है, तेल ऐसा आया है कि सब बाल वापस आ जाएंगे, वो अभी 30% ऑफ पे मिल रहा है, तेल 3,000 का है तो आप 2,000 रुपए का तेल ले बैठे, क्यों? क्योंकि 30% ऑफ मिल रहा था, तो 2,100 रुपए चले गए जी हमारे तेल लेने में। तो अब वो तेल लगा रहे हो, आपको पसंद नहीं है, हु नोज ये सब, तो इसको साइड रखो। सिर्फ कैशबैक है, कैशबैक तो रियल पैसा है, वो तो वापस आ रहा है, और अगर वो कूपन जो आप रोज के दिन में यूज कर रहे हो तो ठीक है। अच्छा, जैसे मेरे कैमरा मैन है धनंजय, सो यही बोलते हैं सर, समझ में तो आता है कि बचत करना है, ऐसे सेविंग करना है, बट उसको लंबे समय तक के लिए कैसे मैनेज किया जाए, क्या समझाएं खुद को, मतलब छोटी बचत को लंबे समय तक कैसे करें, कैसे करते रहे? देखिए क्या है कि मैंने जैसे कहा कि आप अपनी सैलरी में से एक पोर्शन भूल ही जाओ। हाँ, बिल्कुल भूल जाओ। जैसे 15 है तो आप 2,000 भूल जाओ, या 1,500 रुपये भूल जाओ। मैं कहता हूँ अगर बहुत ही परेशानी तो 500 रुपये भूल जाओ, इतना तो भूल ही सकता है आदमी, क्योंकि MF में तो 500 रुपये से SIP हो जाती है, तो आप 500 रुपये डाल दो वहाँ पे, कुछ न कुछ आप भूल जाओ, बस उस पैसे को भूल जाओ, भूलना शुरू करो, मतलब क्योंकि जब आपकी आंखों के सामने होता है ना तो पैसा उछलता है कि मुझे इस्तेमाल करो, मुझे इस्तेमाल करो। आंखों के सामने होगा ही नहीं, कहा इस्तेमाल होगा। दूसरी चीज, जब भी कुछ खरीद रहे हो, जब मतलब कोई लीजर आइटम खरीद ले हो, ठीक है, तो जब तक आप उसको 2 बार नहीं खरीद सको, आप उसको 1 बार भी मत खरीदो। अच्छा, हाँ, जब तक आप उसको, इसको मैं औकात कहता हूं, आपकी औकात होनी चाहिए खरीदने की। अगर आज मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता हूं तो क्या मैं 2 बार मर्सिडीज खरीद सकता हूं? नहीं, तो मैं नहीं, आज मैं 1 बार भी नहीं खरीद सकता। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो ये मैं एक फ्रेमवर्क रखता हूं औकात का, कि कभी भी आप वो चीज मत लो जो आप 2 बार नहीं ले सकते। समझ गया। तो यहां पे आपका कंट्रोल आ जाता है। तीसरी चीज है, मैं एक बार एक्सरसाइज की, मेरी क्लास चल रही थी, तो मैंने सबको बोला कि यही पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बात चल रही थी, तो सबको मैंने एक्सरसाइज बोली, मैंने एक काम करो, घर जाओ, जो चीज को पिछले 1 साल से हाथ नहीं लगाया है वो चीज का नाम लिखो। कितनी शर्ट है, कितनी पैंट है, कितनी घड़ियां हैं, कितनी एक्सेसरीज हैं, किनको तुमने 1-1 साल से हाथ भी नहीं लगाया। तो समझो आपके पास 100 यूनिट है ऐसे टोटल घर में। समझ गया, हाँ। तो कितने ऐसे यूनिट्स हैं जिनको आपने टच भी नहीं किया? तो बहुत लोग आए, कुछ लोग बोले सर 60% यूनिट्स ऐसे हैं जो मैंने टच ही नहीं किए, 70%, लड़कियों के केस में 80%, तो इंस्टिंक्टिव शॉपिंग कर लेती हैं कभी कभी। तो मैंने कहा कि आपने जब ये शॉप किया था, लिया था, ठीक है, आपने सोचा मैं इसको लूंगा, उस टाइम इतनी अर्ज थी आपको इस चीज़ की लेने की, आपने झगड़े भी किए होंगे, मांगा होगा, लड़े होंगे, सब कुछ किया होगा, और आज 1 साल हो गया आपने इसको छुआ भी नहीं है। अब क्या चांस है जो चीज़ आपने 1 साल से नहीं छुई वो वापस आप 1 साल बाद भी छुओगे? बिल्कुल 0 चांस है। तो आपको ये बात का पता होना चाहिए कि सिर्फ घर भरने से, आइटमें भरने से आप अपना पैसा खराब कर रहे हो। वॉरेन बुफे एक बात कहते हैं कि इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट वांट, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू वांट। जो चीज़ें आप आज खरीद रहे हो, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत शीघ्र ही आपको वो सारी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको ज़रूरत है। सोचिए, वो भी अपने प्राइस पे नहीं। हाँ, फिर तो डिस्ट्रेस होता है। हाँ, फिर तो कंप्लीट डिस्ट्रेस होगा ना। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको बोला कि जो भी ये कपड़े लत्ते जो भी चीज़ें हैं, या तो आप उसको बेच दो या उसको दान दे दो। चलो दान का ही क्रेडिट बढ़ा लो अपना। हाँ, कुछ ना कुछ तो बेनिफिशियल करो हाँ, अपना। हाँ। हाँ। तो काफ़ी लोग इससे खुश हुए, काफ़ी लोग, देखिए इसको ना हम कहते हैं मिनिमलिस्ट अप्रोच। आजकल लाइफ में ना मिनिमलिस्ट अप्रोच की हो चुकी है। अब लोगों को ये शौक नहीं है या ये नहीं रखना चाहिए। देखो वो पुराने ज़माने हो गए। आपको ये शौक नहीं होना चाहिए कि आपने घर बनाया तो 50 क्रिस्टल की आइटम्स रख ली, ये कर लिया, वो कर लिया। वो मुश्किल है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और खर्चा बहुत है उस सब चीज़ों का। आज आप अपने आप को सिंपल रखो, ईजी रखो, उस पैसे को निवेश करो, अपना कॉर्पस बनाओ, और धीरे धीरे वो कॉर्पस को इतना बना लो कि वो आपको फाइनेंशियली फ्री कर दे। देखिए हम सब छोटे घरों से आए हैं, आप भी एक छोटे जगह से आए, मैं भी गंगानगर से आया, मेरे फादर ONGC में गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे। तो हमारी गलती नहीं है कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुए, वो हमारी गलती नहीं है। पर अगर उस एनवायरनमेंट में रहने के बाद हमने फ्रुगैलिटी नहीं सीखी, पैसा बचाना नहीं सीखा, हमने इन्वेस्ट करना नहीं सीखा, और हमने ये प्रण नहीं ले लिया कि भाई अभी तो मैं अपना समय बेच रहा हूँ किसी को, कि नौकरी कर रहा हूँ। मैंने 16 साल नौकरी करी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने 16 साल नौकरी की है तो मैंने ये सोचा था कि मैं 35-40 की उम्र के बीच में मैं रिटायर होना चाहता हूँ। रिटायर का मतलब ये नहीं कि मैं घर पे पड़ा रहना चाहता हूँ, रिटायर का मतलब ये कि मैं अपने हिसाब से रहना चाहता हूँ। राइट। तब तक मैंने अपना समय बेचा पैसे के लिए, और उस पैसे को मैंने लगा दिया इन्वेस्टमेंट पे। तब मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं ली, तब मैंने कुछ नहीं लिया। मेरी सबसे बड़ी गाड़ी होंडा सिटी थी, जबकि मैं आराम से उससे बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सकता था। पर मैंने अपने आप को रोका। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ज़्यादा पैसे उधर जाने, तो एक बार ये कॉर्पस बन गया ना, तो सोचो मैं अपना समय खरीद लूंगा।
मेरे को क्या खरीदना, लोगों को ना छोटी छोटी चीजें खरीदनी, मेरे को मेरा समय खरीदना था। मेरे गोल एक ही था कि मैं अपना समय खरीदना चाहता हूं। मैंने खरीद लिया 38 की उम्र में। और जो कि आज के टाइम बहुत टफ है, बहुत टफ है। लोगों के पास पैसे हैं, समय नहीं है, परेशान है वो, बिल्कुल। रैट रेस से बाहर नहीं आ पा रहे। हाँ, नहीं आ पा रहे हैं, नहीं पा पा सो नहीं पा रहे हैं सर, हाँ, स्ट्रेस है, स्ट्रेस में है, पूरा अलग stress लेवल पे है। राइट। मैं तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, सो वो बोलते हैं यार पैसा वैसा सब कुछ है लेकिन मज़ा नहीं ज़िंदगी में, हाँ, घूम नहीं पा रहा हूँ, बच्चों को समय नहीं दे पा रहा हूँ, ये अलग एक टॉपिक है। सो आजकल सर एक और है कि लोग अपना खर्चा मेंटेन करने के लिए या मैनेज करने के लिए लग्जरियस आइटम्स के लिए क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं और उसको मैनेज नहीं कर पाते, उस ट्रैप में फंस जाते हैं। ये भी सवाल हमारे कैमरामैन का था, सर क्रेडिट कार्ड को कैसे मैनेज करें? ठीक है। क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। ओके देखिए, जब आप नए होते हैं क्रेडिट सिस्टम को, तो सिबिल जो आपका स्कोर है वो होता है -1। ओके क्योंकि -1 इसलिए नहीं कि आप खराब हो, -1 इसलिए क्योंकि सिबिल को पता ही नहीं आप कौन हो। आपने आज तक व्यवहार ही नहीं किया ना। हाँ हाँ हाँ, ना कोई बैंक से पैसा लिया, ना कोई। सिबिल क्या है? मतलब जब आप व्यवहार करोगे तो सिबिल बनता है। तो जब तक आप व्यवहार नहीं करोगे आपका सिबिल नहीं बनता। ओके ग्रेट। तो व्यवहार करना जरूरी है, और व्यवहार करने का सबसे इजी सिस्टम है क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप एक यंग व्यक्ति हो जिसकी पहली नौकरी लगी है 15,000 रुपए की, आप जाके 2,000 रुपए का, 5,000 रुपए का एक क्रेडिट कार्ड बनवा लो। और वो 5,000 के क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आपको 5,000 रुपए की एफडी रखनी पड़ेगी। पहली बार मेरे साथ यही हुआ था। हाँ, बिल्कुल रखनी पड़ती है, क्योंकि आप -1 हो। 80,000 की एफडी हमने किया था, तो और फिर आपको क्रेडिट कार्ड मिला होगा 60,000 कुछ मिला हाँ, था मतलब वो limit। 90% हाँ, मिलता है। हाँ, तो अगर आपने 5,000 की रखी है तो 4,500 का आपको लिमिट मिल जाएगा। हाँ, अब आप उस क्रेडिट कार्ड में से हर महीने उस क्रेडिट कार्ड का लिमिट का, समझिए आपने 10,000 का क्रेडिट कार्ड बना लिया, तो महीने का 3 से 4,000 रुपए उस क्रेडिट कार्ड से खर्च करना चालू करो। जो आप खर्चे करते हो उसमें से 3 से 4,000 रुपए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4,000 रुपए। अच्छा अगर आपने लिमिट ज्यादा कर ली तो आपका सिबिल खराब हो जाता है। अगर आप 8,000 करोगे, 9,000 करोगे, 10,000 करोगे, आपका सिबिल खराब हो जाता है। ये बहुत बड़ा कूड़ा गणित है। हाँ हाँ, मैं जो चीजें बताऊंगा ना, बहुत कम लोग आपको बताएंगे सिबिल के बारे में। तो आपको 3 से 4,000, 30 to 40% ऑफ योर लिमिट ओके हर महीने स्पेंड करो 6 महीने में, और टाइमली बेसिस पे करो। मिनिमम ड्यू मत दो, पूरा पैसा दो। चाहे साला दोस्त से उधार लेके पैसा दो, पर दे दो, सिबिल उसको टाइम पे दो। पर उस टाइम पे क्या होगा, आपका सिबिल का स्कोर बनेगा। 6 महीने बाद बैंक बोलेगा आप अपनी एफडी वापस लो, ये 10,000 के लिमिट को मैं 20,000 कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। तो अब आपका क्रेडिट हिस्ट्री बन चुकी है। सेकेंड चीज है, अपना क्रेडिट कार्ड जितना भी करते हो, क्रेडिट कार्ड का कभी भी 30 से 40% से ऊपर कभी नहीं यूज करना, जो मैंने बता दिया। ओके अगर 10,000 का कार्ड है, 3-4 हज़ार से ऊपर नहीं यूज करना, नहीं तो सिबिल को लगता है आप क्रेडिट के भूखे हो। समझ गया। ठीक है, तो सिबिल पसंद करता है आपको 30-40% तक, उससे ज़्यादा नहीं पसंद करता। तीसरी चीज है कि आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, अगर आप 2 क्रेडिट कार्ड लेते हो, हाँ तो दोनों का क्रेडिट कार्ड का लिमिट आपकी तनख्वाह से कम होना चाहिए मिला के। अच्छा तो अगर आपकी तनख्वाह 25,000 है तो दोनों क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिला के 20,000 होना चाहिए, ताकि आप खर्ची ना कर पाओ। मार्केबल बातें हैं सर, हाँ, लोग पता ही नहीं है। बिल्कुल। लोग ले लेंगे 70,000 का, 80,000 का, वहां फंस जाते हैं। फिर वो बेचारे वो ट्रैप में घूमने लग जाते हैं। ये और वैसे देखो, क्रेडिट कार्ड कंपनीज को क्या है, वो तो कमाते ही ऐसे लोगों से है ना। हाँ 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 हाँ, उनकी तो कमाई इसी जनता से है। वो तो चाहते हैं पेमेंट ना करो। तो हमें उनके ट्रैप में नहीं फंसना, हमें उसको इस्तेमाल करना है। वो दो धारी तलवार है ना, हम काटेंगे, हम क्यों कटे। तो तीसरी चीज है, अपना जितनी तनख्वाह, जितनी इनकम है आपकी, उससे 20% नीचे का टोटल लिमिट रखो। ओके तो 25,000 की तनख्वाह है, 20,000 का आप लिमिट रखो। 1 लाख की तनख्वाह है, 80,000 की लिमिट रखो। और लिमिट का 30% यूज करो। अब आप बोलोगे संजय सर 30 पे तो 24,000 यूज कर लिया। कोई चक्कर नहीं है, आप 3 कार्ड रख लो, 3 कार्ड मिला के आप 80,000 का लिमिट रख लो। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, बहुत कुछ इसमें किया जा सकता है। अब क्या होगा, इस वजह से आप कंट्रोल्ड हो जाओगे, आपका सिबिल स्कोर बढ़ने लग जाएगा। कोई भी क्रेडिट कार्ड है उसको मिनिमम 5 साल चलाओ, इससे भी सिबिल बढ़ता है। अच्छा हाँ, जब आप 5 साल एक क्रेडिट कार्ड को दे देते हो और 5 साल कंटिन्यूसली टाइमली बेसिस पे पेमेंट करते हो, तो अचानक से सिबिल शूट कर जाता है। अगली चीज सुनो, क्रेडिट कार्ड आपका कितना बड़ा फायदा कर सकता है। अगर आप होम लोन लेने जाते हो, और ये आप जाके होम लोन की वेबसाइट पे देख सकते हो, आपका सिबिल स्कोर अगर करीबन 790-800 है वर्सेस 700 है, तो आपका होम लोन 98 महंगा हो जाता है। अच्छा, अगर आप 700 सिबिल पे हो वर्सेस 800 सिबिल पे हो, तो आपका 98 महंगा हो जाता है। बोलो संजय सर क्या 98, क्या बड़ी बात है। अगर आप इसमें 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हो, इसमें 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हो, 25 साल के लिए होम लोन ले रहे हो, तो 25 साल में ये 98 का गैप 11 लाख रुपए का होता है। बाप रे। तो
अगर आपने क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से, अगर आपका सिबिल खराब है, सिबिल खराब कर होते ही आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना चालू कर देना चाहिए, आपका सिबिल ठीक हो जाता है। अच्छा, ये नहीं स्टॉप बंद कर दिया। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूं, लोगों के मिथ बहुत अलग है। जैसे आपका सिबिल खराब दिख रहा है, आपको 720 दिख रहा है, आप इसको 740 लेके जाना चाहते हो, इमीडिएटली क्रेडिट कार्ड यूज करना चालू कर दो, टाइमली बेसिस पे पेमेंट करो, उसका 30% यूज करो, उसको 6 महीना देखो, वो 720 से 725 होगा, फिर 730 हो जाएगा, फिर 735 हो जाएगा। सो मैंने सर एक बार गुस्से में ना पूरा पेमेंट कर दिया था, फुल पेमेंट। हाँ, अब बंद कर दिया कार्ड। ये नहीं करना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए सब चीज। रीज़न ये है ना कि जैसे जब एजुकेशन नहीं होता, हाँ। आपको पता ही नहीं है, सो आप लेमैन की तरह काम करते हो, ठीक है। तो बहुत ऐसी बातें आपने बताई। अच्छा, एक सर और ऐड ऑन करें, बहुत सारे लोग हैं सैलरी जिनकी वही 15, 20, 25 हज़ार, वो कितने सालों में अपना घर खरीद सकते हैं लोन पे, और ख़रीदने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन को पहले से ही करना चाहिए? देखिए, जिसकी 20-25 हज़ार की तनख्वाह है ना, उसको घर खरीदने के पीछे जल्दी नहीं जाना चाहिए। नहीं, प्रिपरेशन क्या करते रहें कि कल को चलो 35 होगी, 40 होगी, 50 होगी, तो मेरा ये रेडी है, ITR रेडी है। अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, घर का एक खरीदना एक निवेश है। हाँ, उसके कुछ रिटर्न्स है, 7-8%, 5-6% ही होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं है। हाँ। अब एक यंग व्यक्ति 15-20 हज़ार कमाने वाला, उसको सबसे ज़्यादा ROI कहाँ मिलेगा? आप बताओ चंदन जी। सबसे ज़्यादा ROI ये मिलेगा कि हाँ, जैसे आपने म्यूचुअल फंड बताया, SIP बताया, जो भी। नहीं, हाँ, उसको सबसे ज़्यादा ROI मिलेगा जब वो अपने खुद के दिमाग पे ऊपर निवेश करेगा। ओके। अगर एक 15 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति अपने दिमाग पे निवेश करता है, तो उसकी तनख्वाह अगले साल 30 हज़ार हो सकती है। अपने स्किल पे। यस, उसके अगले साल वो 60 हज़ार हो सकती है। ओके, राइट सर। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने जॉब ज्वाइन किया हम्म। तो मेरी तनख्वाह थी 7 लाख रुपए साल की। मैं MBA था, और टॉपर था अपनी, मतलब टॉप 3 में था अपनी क्लास ईयर में। सर? 2008 8 में। ओके। आप समझ सकते हैं, तब 7 लाख थी। हाँ। मेरी इमीडिएटली 1 साल बाद तनख्वाह 10 लाख हो गई थी। उसके 1 साल बाद तनख्वाह 12 लाख हो गई थी। उसके 1 साल के अंदर तनख्वाह 14 लाख हो गई थी, फिर 17 लाख हो गई थी, फिर 24 लाख हो गई थी। मैंने 7 लाख से 24 लाख अचीव किया है 4 या 5 साल के अंदर। सो क्या वो भी मतलब? मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आज से 15-16 साल पहले की। और आप किस डोमेन में थे? फाइनेंस। ओके। क्यों हुआ पता है? मैंने CFA करनी चालू करी, मैंने अपने स्किल्स पे काम किया, मैंने पढ़ाई करी। मेरा फंडा था सिंपल कि मेरी जो तनख्वाह इनकम है उसका 5% मैं पढ़ाई में लगाऊंगा हर साल, दर साल। अगर वो मेरी तनख्वाह 1 करोड़ है तो 5 लाख रुपए जाएगा पढ़ाई में। अगर तनख्वाह 10 लाख है तो 50 हज़ार जाएगा तनख्वाह इसमें, स्किलिंग अपस्किलिंग में। तो हमारा फंडा सिंपल था, जो कमाओगे उसका 5% जाना ही जाना है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा ROI कैसे मिली? कमाई ज़्यादा करके। समझ गया सर। लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि अपने जो खुद के हाथ में है वो नहीं करना चाहते। वो हाँ, स्किल पे नहीं काम करना चाहते, क्यों सीखना करेंगे? नहीं क्योंकि चाहते, मुश्किल है वो। कमाना चाहते, आप outcome 14 चाहते घंटे हैं। काम करने के बाद 1 घंटा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। आप रीलें देख सकते हो, 14 घंटा के बाद आप 3 घंटा रील देख सकते हो, पतली कमरिया तोरी हाय हाय हाय, चलता रहेगा, ठीक है ना। पर वो नहीं देख सकते, वो नहीं कर सकते कि 1 घंटा पढ़ाई कर लो। कितने लोग आप में से बताओ भैया, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कितने लोग आज 1 घंटा रोज पढ़ाई करते हैं। मैं तो 3-3 घंटा करता हूँ, मैं तो काफी बुक्स पढ़ता हूँ। और ऊपर वो फिर भगवान को गाली देंगे, मोदी जी को गाली देंगे। हाँ, वो उनको क्या, देखो वो तो सुन भी नहीं रहे, हाँ। ही डजंट केयर। और आपका जो भविष्य है ना, वो आपके हाथ है। आप मोहताजी में मत आओ किसी के कि सरकार रहेगी, सरकार कुछ करेगी, घर पे आके निवाला खाए दिलाएगी, तब हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये सब नहीं चलेगा। आप अगर वो मोहताजी में रहोगे तो मनरेगा में आपको मिल रहा है जो पैसा, जो भी आपको मिल रहा है, आप लेके खुश रहो, क्यों परेशान हो रहे? और आज के टाइम पे सर एक अच्छा एडिटर इतना महंगा हो गया, मिल ही नहीं रहा है। बिल्कुल। लोग, मतलब मैं कई दिनों से एक सीनियर मैनेजर की तलाश में हूँ। सैलरी ओपन, मतलब ब्लैंक चेक, पर आपको सही आदमी नहीं मिलेगा। सही आदमी नहीं मिला। ऐसे एक बहुत सारे बड़े लोग हैं जिनको कैमरामैन चाहिए, एडिटर चाहिए, आपको मैं स्क्रिप्ट बताता हूँ, चाहिए। मेरा जो एडिटर है हाँ। वो 12वीं में पढ़ता है, ठीक है। अब मैंने उसकी सैलरी कैसे बांधी, आप सोचो, कि उसमें वो इनकलकेट करने के लिए उसकी सैलरी 19,000 रुपये, 18,000 उसको कैश मिलता है, 1,000 को उसका एक कोर्स खरीदना पड़ता है हर महीने। ओके। तब उसको वो 1,000 रुपये मिलेगा। या वो बोलेगा संजय सर मैं 3,000 का कोर्स खरीद रहा हूँ, मेरे को 3 महीने का 3,000 थोड़ा एडवांस कर दो, या मतलब वो 3,000 एडजस्ट हो गया। तो मैंने एजुकेशन उसके लिए कंपलसरी कर दी है। मेरा तेरी तनख्वाह 18,000 है, ये 1,000 मेरी तरफ से बोनस है ओनली
जब तू कोर्स खरीदेगा मेरे को पर्ची भेजेगा कि सर मैंने ये कोर्स खरीदा है, और वो कोर्स एडिटिंग के ऊपर, एनिमेशन, जो भी तेरा कोर है उसके ऊपर होना चाहिए। और उसको सीख के इम्प्लीमेंट भी करो। बिल्कुल, और मेरे को बता तूने क्या सीखा। हाँ। तो मैं क्या करता हूं, मैं कोशिश ये करता हूं कि जो मेरे साथ काम कर रहा है उसकी तनख्वाह में से एक पोर्शन रोक के उस चीज के लिए एलोकेट कर दो। बहुत लड़ाई हुई इसकी, नहीं सर प्लीज ऐसे मत करो। मतलब ना सॉरी, तूने 19,000 मांगे, 19,000 मिल रहे हैं, कैश 18,000, 1,000 पढ़ाई के लिए, अपस्किलिंग के लिए। सो यानी मनस्थिति से परिस्थिति अभी कनेक्ट है। सो मनस्थिति के साथ साथ आपको स्किल, नए जो एडॉप्शंस है आज के ज़माने जो पढ़ाई है, मतलब मैं कभी कभी बोलता हूँ आज के ज़माने की पढ़ाई करो। हाँ, रस्सी वाली पढ़ाई गई ज़माना, अभी ये कर रहे हो। सो नहीं, बहुत ही सही आपने इनपुट एंड फीडबैक दिया लोगों को कि 15 से अगर आपको 55 जाना है वो आसान है, उसमें आपको खुद पे मेहनत करनी है बस। तब घर के बारे में सोचो, तब आगे सोचो ना, ये सब मत सोचो अभी, ये सब चीजें मत सोचो। आप सिर्फ अभी 2-3 चीजें सोचो। पहली सोचो कि मैं खुद को कैसे बेटर करूं। यार जिंदगी भर 15,000 कमाओगे तो वैसे ही मर जाओगे आप। आपको जाना पड़ेगा 15,000 से 1.5 लाख जाना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जब आप अपने आप को बेटर करोगे। अच्छा। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे यहाँ एक अकाउंटेंट थे, जब मैं पुराने एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था, उनकी तनख्वाह जब उन्होंने ज्वाइन किया तो 25,000 थी, 20 या 25,000 ऐसे कुछ थी। 8 साल वो कंपनी में रहे, हर साल इंक्रीमेंट हुआ। 8-9 साल में उनकी तनख्वाह हो गई 84,000 रुपये। अब एक दिन मार्केट थोड़ी ख़राब हो गई, तो जैसे मार्केट ख़राब होती है तो एम्प्लॉय की लिस्ट आती है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब जो सबसे महंगा है से लेके जो सबसे सस्ता है, उस ऑर्डर में आती है। उस ऑर्डर में उन भाई साहब का नाम आ गया, तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे कुछ ऐसा। तो अब ऊपर के जो 3-4 थे वो तो सीनियर लोग थे, जैसे मैं था या और कोई लोग थे, तो हमारे को तो बात नहीं थी हमारी। हमने देखा यार एक अकाउंटेंट है जो टैली पे डाल रहा है और उसके 84,000 की तनख्वाह हो गई है, और यही स्किल जो है 25,000 में मिल रही है। वो बेचारा फायर हो गया। अब गलती किसकी है? हमारी है क्या? गलती उसकी है। राइट। वो कंफर्ट जोन में आ गया कि हर साल मेरे को 10-15-20% हाइक मिलता रहेगा, और मेरे को अपने आप को अपस्किल करने की जरूरत कर वही रहे हैं, और कर वही रहे हैं टैलीमेंट्री, बस अकाउंटिंग जस्ट। भाई तुमने कंट्रीब्यूशन किया होता है या तुमने बॉस से जाके पूछा होता कि सर मुझे बताओ कि मेरे को अगली जंप लेनी है, वो उस अगली जंप के लिए मुझे अपने स्किल्स में क्या एनहांसमेंट करनी है। कितने लोग जाके अपने बॉस से ये बात पूछते हैं आज तक? चंदन जी आपकी भी 150-200 लोगों की कंपनी है, नहीं। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने आके पूछे कि चंदन जी मुझे आप प्लीज हेल्प करिए, मुझे ये बताइए कि मुझे कौन सी ऐसी 2 स्किल सीखनी है जिससे अगले साल आप मुझे 50,000 की तनख्वाह देंगे, तो आपके मन में क्या फीलिंग आएगी उस आदमी के लिए? आप तो खड़े होकर रिस्पेक्ट से सल्यूट करोगे उसको। बिल्कुल सर, कि भाई ये आदमी आगे बढ़ना चाहता है, और आप उससे डबल मेहनत करोगे उसको आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे लगता है सर जी, ये सवाल पूछने का जिसके अंदर जज्बा है वो आगे जाएगा ही जाएगा, वो कहीं भी रहे। बिल्कुल। तो आप, हमारे जो ऑडियंस है ना, जो 15,000 कमा रही है, वो मानसिकता में उनके हो गया है, वो मोहताजी पे आ गए। वो मोहताज है गवर्नमेंट के कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, वो मोहताज है स्टॉक मार्केट के कि स्टॉक मार्केट मेरे को 30-40% रिटर्न बना के देगी महीने का, साल का नहीं, महीने का। ठीक है, तो आप ये मोहताजी करोगे तो आपका दिल टूटेगा, और दिल टूटेगा उसके बाद जो है आप फिर आप गालियां दोगे और आप जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। मगर बीच बीच में वो रील देखते रहेंगे, डॉली चाय वाला तो भाई सुपर आदमी है। मैं मिला हूं उनसे, उससे ज्यादा समझदार आदमी उस लेवल पे मैंने नहीं देखा है। और डॉली चाय वाला क्या है, 14 साल से वहां पे खड़ा है। चंदन जी चाय बेचता है ना, चाय तो आपके बगल में मैं देखा ऊपर भी 3-4 टपरी हैं, पर कहीं पे मेरे को वो वाइब ही नहीं आई, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं आई। वो आदमी रोज 14 साल से आता है, मस्ती करता है, चाय लोगों को प्यार से सर्व करता है। डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं लोग। चाय तो चाय है ना। हाँ। मैंने डॉली की चाय पी हुई है। हाँ। कोई ऐसी चाय नहीं है कि जिसमें आप बोलोगे यार पता ही नहीं क्या बढ़िया चाय बना दी। चाय है, पर आदमी का व्यवहार, आदमी की एनर्जी, आदमी का स्टाइल, तरीका, 14 साल भाई को लग गए, उसके बाद उसका उद्धार हुआ है, और आज वो महीने का 70-80 लाख रुपए कमाता है। क्योंकि एक्चुअली एक्सपेक्टेशन जो आपने बोला अभी, तो था ही नहीं ना कि कभी मैं वायरल होऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इसी ऑडियंस को मैं अगर कह दूं ना कि 14 महीना काम करो, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आपकी स्किल बढ़ रही है, तो कोई काम नहीं करेगा। नहीं करेंगे सर, कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, एक सवाल सर और सेम उसी पर्सन से जिन्होंने क्रेडिट कार्ड, कि सर मैं सेविंग करना चाहता हूँ, चलो संजय सर ने जो टिप्स बताया, लेकिन लग्जरियस त्याग नहीं चाहता, लग्जरियस के साथ देखो कैसे सेविंग करूं? मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप आज अच्छा जी सकते हो और कल और भी ज्यादा अच्छा जी सकते हो, पर अगर लग्जरी का मतलब क्या है? अब अगर वो आदमी 15,000 की तनख्वाह कमाता है और वो कहता है मैं 2 लाख रुपए पर नाइट वाले कमरे में रहूंगा, तो वो फिर लग्जरी नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। ठीक है,
अगर वो 15,000 रुपए महीना कमाता है और कहता है कि सर मेरे को ना साल में एक अच्छी ट्रिप करनी है ऋषिकेश की, जहां मैं 25-30 हज़ार रुपए खर्च कर सकूं, अच्छे सेकंड एसी में जा सकूं, एक 3 स्टार होटल में रह सकूं, वहां रिवर राफ्टिंग कर सकूं, बंजी जंपिंग कर सकूं, वहां के मजे ले सकूं और वहां पे मतलब फिर वापस आऊं, राइट। तो ये तो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? हर महीने अपनी बजटिंग करके उस आइटम के लिए 1,500 रुपया 2,000 आप पहले कॉस्ट कर लो, समझो साल की 20,000 रुपए की, उसकी टोटल 20,000 रुपए की कॉस्ट आ रही है। टारगेट रख लो कि मैं समझो 6 महीने बाद या 8 महीने बाद करने वाला हूं, तो 8 महीने में 20,000 निकालना है, तो यानी 2,500 रुपये महीना निकालना है। अब 2,500 रुपये महीने की बजटिंग कर लो कि मैं कहां से 2,500 रुपये बचा के निकालूंगा। अब आप सिगरेट पीते हो 10 दिन में, ठीक है, मैं आपकी नहीं बात करो, उसकी बात करो। हाँ, राइट। आप 15 रुपए की एक स्टिक है, 15 इंटू 10 कितना होता है? 10 पीते हैं लोग एक एक दिन में, ज्यादा पी लेते हैं सर। ठीक है, 10 मान लेते हैं, 15 इंटू 10 होता है 150। हाँ। ये महीने का कितना हुआ? 4,500। फिर आप रो रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है। 4,500 रुपए महीना, 54,000 रुपए साल का, आप 2 बार ऋषिकेश होके आ सकते हो। ये बात सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बात मैंने अपने दोस्त से बोली थी। उसने कहा मैं पीऊँ या ना पीऊँ, ये 4,500 मेरे फिर भी नहीं बचते। देखो, क्योंकि वो बचाना चाहता ही नहीं है। ये मानसिकता का इशू है और कोई इशू नहीं है। आप मुझे बताओ 4,500 की अगर सिगरेट नहीं आएगी तो 4,500 जाएगा कहां? और किसी गलत काम में जाएगा, स्विगी में चला जाए। चलो गलत स्विगी नहीं कहूंगा, मतलब फिर बेवजह के खर्चे होंगे आपके कि भाई आज खाना नहीं था फिर भी खा लिया। हाँ, विदाउट प्लान जिंदा हैं, जी रहे हैं भाई, बिना प्लान के जियोगे तो बेसुध जियोगे, यूजलेस जियोगे। जो आपके गोल्स हैं, आपका जो गोल है मेरे को आपके बजट में दिख ही नहीं रहा। आपका गोल है मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे को आपके बजट में ट्रैवल के लिए कोई वो दिख रहा ही नहीं है कि भाई मैं 6 महीने बाद ट्रैवल करना चाहता हूं तो मैं बजट से 2,000 रुपये महीना निकाल लूं कि 6 महीने बाद 12,000 का ट्रैवल मार के आऊंगा। ये ना दोगलापन है, क्लियर दोगलापन है। लोगों को बातें करनी है क्योंकि लोगों को ब्लेम करना है। जो कमजोर मानसिकता के लोग होते हैं उनको ब्लेम करना है इस चीजों को कि गवर्नमेंट मुझसे ज्यादा पैसे ले रही है, गवर्नमेंट मुझसे जीएसटी ले रही है, गवर्नमेंट मुझसे टैक्स ले रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मैं कर नहीं पा रहा हूं, कहीं ना कहीं खर्चा हो ही जाता है, महंगाई बढ़ गई है। अरे बजट किया क्या? मेरे को बता तो दो कि वो पर्ची तो दिखाओ आपकी बजट की। तो देखिए, जिंदगी का मूल आधार बजट है। और अगर आपके पास इतने पैसे हो गए कि आपको परवाह नहीं है बजट की, फिर भी आपको बजट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका आधार है जीवन का। अगर आप मुझसे आज पूछोगे, मुझे एग्जैक्ट पता होता है कि मेरा कितना पैसा कहां खर्च होता है, एग्जैक्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी, एग्जैक्ट पता है। नहीं यार सर, मैं भी जाके पर्सनल बनाऊंगा इसको, क्योंकि बड़ा अनमैनेज मैं भी हूँ और पैसों की सूझबूझ और समझ बहुत ज़रूरी है। और ये दिन का 10 मिनट का काम है। हाँ, हमारे माँ बाप भी यही बताते थे, अब बजटिंग सीखनी है ना घर से, तो उसके लिए मम्मी से अच्छा कोई भी नहीं ऑप्शन नहीं है। उनको पता है कि भाई हमने थोड़ा सा पापा के जेब से पैसा ले लिया है, ये 5,000 रुपए है हमारे पास या 2,000 रुपए है हमारे पास, अब उसका मैं कुछ करूंगी। मैं यहाँ से सब्जी सब्जी सस्ती मेरे को मंडी से मिलती है, मैं मंडी चली जाऊंगी सुबह सुबह, पैदल चली जाऊंगी, मेरा वजन भी कम हो जाएगा। तो वो लोग कैसे सोच रहे हैं? वो भी तो एक मानसिकता है भाई। बट आज की वाइफें नहीं करती जो टाइप जो है मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, झगड़ा करते उनके लिए तो अब ये अलग है, बड़ा होने दो, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं सर, एंड बहुत क्लैरिटी से आपने जवाब दिया है सर। अब मुझे लगता है जिसने पूरा पॉडकास्ट देखा है और पेन पेपर लेके बैठेगा अपने बजटिंग के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें वो समझ पाएगा। लास्ट सवाल सर ये है, SOS के लिए हम तैयारी कैसे रखें? जैसे कभी कुछ इमरजेंसी आ गया, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, या SOS फंड, उसके लिए तैयारी क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं इसमें आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाँ, एक होता है सेस्ना प्लेन, आपने देखा सेस्ना प्लेन, छोटू सा प्लेन होता है, सबसे छोटा। अब जब सेस्ना प्लेन उतरता है ना, उसको ज़्यादा बड़ा रनवे नहीं चाहिए, उसका 700-800 मीटर का भी रनवे होता है तो काम चल जाता है। फिर एक होता है A320, जिसमें हम नॉर्मली जाते हैं, तीन वाला जो प्लेन होता है, तो उसको थोड़ा लंबा रनवे चाहिए, उसको 1.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर चाहिए। और एक होता है जंबो A380, जंबो एकदम, जिसके 4 बड़े बड़े इंजन होते हैं, सबसे बड़ा प्लेन, उसको 3-3.5 किलोमीटर का रनवे चाहिए। तो पहले आप डिफाइन करो कि आप सेस्ना हो, आप A320 हो या आप जंबो हो। सेस्ना मतलब आप सिंगल हो, आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, ओके, ठीक है। आप एक यंग बच्चे हो, 12-15 हज़ार 20,000 तनख्वाह आपकी, पर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी, ना घर कुछ ज़्यादा भेजना है, ना आपको क्या कहते हैं, कोई आपके बच्चे हैं, कोई एलिंग मदर है, कोई सिस्टर की शादी, कुछ नहीं है। राइट। तो आपको आपके खर्चे का
जो आप खर्चा करते हो महीने का, उसका 6 गुना 6 टाइम्स विच इज 6 मंथ्स का आपका एक्सपेंसेस आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। तो आपका सेस्ना का रनवे है 6 महीने का। ओके, रनवे, ये रनवे हो गया, ठीक है, ताकि आप आराम से उतर सको, जो क्रैश नहीं कर जाओ। खर्चे कर रहे हैं, जो खर्चा अमाउंट है, सैलरी नहीं, मैं खर्चा। समझ गया, 10,000 खर्चा कर रहे तो हैं 60,000 रुपए तो 60,000 रुपए हमारे पास और होने ये चाहिए। पैसा कहीं नहीं डालना, चुपचाप एफडी में डालना, समझ गया। कि कल को रात को जरूरत पड़े तो मिल जाए। तो एफडी में होना चाहिए पहला ये। अगर आप जंबो नहीं सॉरी, अगर आप A320 हो, यानी आपकी शादी हो गई पर अभी परिवार नहीं है, ठीक है, मतलब परिवार का बच्चे नहीं है अभी, वो सब लोड नहीं है, तो 9 से 10 महीने का आपके पास खर्चा होना चाहिए। अच्छा, ये अब टाइम फ्रेम बढ़ गया। हाँ बिल्कुल। अब अगर 10,000 है तो मैं 90,000 चाहिए। हाँ, अगर आप 10,000 है तो 90,000 के आसपास। ओके। और अगर आप जंबो के बच्चे भी हैं, सब कुछ है, तो आपका 12 से 15 महीने का होना चाहिए। अरे बाप रे, अब मतलब 1,20,000 का एफडी चाहिए। बिल्कुल, यस। तब आप रिलैक्स्ड रहोगे, माइंड में से टेंशन उतरी रहेगी। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एंड आई होप मैंने बहुत अच्छा आंसर भी दिया है। बहुत अच्छा, बहुत क्लैरिटी के साथ सर। हाँ। मैं आज जाके एक तो सबसे पहले पर्सनल लगता है चंदन जी सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे इस चीज का। बिल्कुल, आज जाके मैं रात को अपने सारे फिक्स खर्चे लिखूंगा। हाँ, और मेरे पास जो एफडी है, मेरे को व्हाट्सएप करना आप। मैं बिल्कुल सर व्हाट्सएप करूंगा, और जितना एफडी है उसको जोड़ूंगा जी। नहीं है हाँ। तो पहले तो मैं FD कवर कराऊंगा। करोगे उसका। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं आपको ना एक फ्रेमवर्क देता हूँ, सिंपल फ्रेमवर्क देता हूँ। हाँ। BEII, ओके। ये फ्रेमवर्क है, ये 4 पिलर है हमारे पर्सनल फाइनेंस के। B इज फॉर बजटिंग, आप बजटिंग करो अपनी, नो वेयर यू आर, कहाँ हो वो जानना जरूरी है। E मतलब इमरजेंसी फंड, अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, अपना रनवे क्रिएट करो। मैंने आपको बता दिया 3 तरह के प्लेन है, Right. आप डिसाइड कर लो आप कौन से प्लेन हो, उस हिसाब से रनवे क्रिएट करो। आपके बच्चे हैं अभी? हाँ, बिटिया है। बिटिया है, तो फिर आपको 12 से 15 महीने का आपको बनाना चाहिए, ठीक हाँ। है। आई, इंश्योरेंस, आपकी लाइफ इंश्योरेंस, आपकी तनख्वाह का 25 गुना, और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप परिवार हैं तो मिनिमम 10 से 15 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर ओके। आपके पास होना चाहिए। ओके। ठीक है, कौन सा लेना है, कैसे लेना है, उस पर मैं अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा, वो आप बहुत लोगों से बात कर सकते हैं, कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। और चौथा आई है इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो आपको रिटायर कर सके, वो इन्वेस्टमेंट जो आपके कोई गोल को अचीव करा सके। आपको गाड़ी लेनी है, घर लेना है आगे 10 साल बाद जाके, 5 साल बाद जाके, बेटी को पढ़ाना है, बेटी को हायर एजुकेशन पे भेजना है, उनकी शादी करानी है, अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए, गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट। तो BEII, ये फ्रेमवर्क पे आपको चलना चाहिए, पर B सबसे पहले बजटिंग। ग्रेट सर, बहुत शानदार। और एक पर्सनल कोचिंग भी हो गई पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, और बहुत सारे सवाल इसमें थे और बहुत सरलता से आपने जवाब दिया सर। और मुझे यही वे आपका पसंद है कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप सरल भाषा में समझा देते हैं। आपके जैसे एजुकेटर भारत में बहुत और होने चाहिए। और क्या आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में एक कोई ऐसा डे, एक महीने में कोई गेस्ट स्पीकर होने चाहिए जिससे कि बच्चों को ये बताया जाए बजटिंग? देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी बहुत लैकिंग है। बजटिंग तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे हमें, आप जापान के स्कूल्स को देखें, वहाँ पे एक दिन हफ्ते में उनको साफ सफाई करनी होती है। तो स्टडी किया हमने उसमें। तो ये सब अभी हम बहुत पीछे हैं। और फाइनेंशियल एजुकेशन अभी, आप, मैंने वही कहा ना, मोहताजी नहीं करूँगा मैं अपने बेटे को पढ़ाता हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन, मैं उसके स्कूल के लिए वेट नहीं कर रहा। वो सबसे महंगे स्कूल में जाता है, 5 लाख रुपए उसकी साल की फ़ीस है। मेरी इंजीनियरिंग की फ़ीस 4 साल की इंजीनियरिंग की फ़ीस 56,000 थी, उसकी महीने की फ़ीस 40,000 है स्कूल की। अभी तो इंजीनियरिंग की बात ही नहीं हो रही। मेरी स्कूल की फ़ीस होती थी 5 रुपये 5वीं कक्षा में, 6 रुपये 6ठी कक्षा में, 7 रुपये 7वीं कक्षा में। पर उसके बावजूद भी मैं एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ। मैं स्कूल में जाके PTA में हल्ला नहीं करता कि तुम क्यों नहीं कर रहे, मेरे को नहीं परवाह है। और मेरे से अच्छा टीचर उसको मिल नहीं सकता, ये मैं जानता हूँ। तो मोहताजी मत करो। अगर आपके परिवार में कोई है जिसको आप फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हो, अभी सरकार पे मत डिपेंड करो। स्कूल में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्या हो सकता है मेरे कहने पे कल नहीं होगा, तो मैं क्यों परेशान हूँ? मैं तो अपना काम करूँ ना। उनके स्ट्रेस में बैठा रहूँगा तो मेरा बेटा भी नहीं पढ़ पाएगा, तो मैं ही अपना 1 घंटा ज़्यादा उसको दे दूंगा, मेरा फ़र्ज़ भी है, एक अच्छा नागरिक बनाऊंगा। तो स्कूल्स में होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पर नहीं होगा, अभी नहीं होगा।
और इतने बड़े सिस्टम को 1 सेकंड में चेंज नहीं किया जा सकता। आप डीले हो जाओगे, इसलिए अपने बच्चों को खुद पढ़ाओ, पहले खुद समझो, फिर अपने बच्चों में वो पहले खुद inculcate पढ़ो। करो। हाँ, अभी मेरा बेटा 10 साल का हुआ, तो मैंने उसकी पॉकेट मनी स्टार्ट की 2000 रुपीज़ पर मंथ, और उसमें से 1000 रुपये वो इन्वेस्ट करेगा, 2000 रुपये वो खर्च करेगा, मुझे बताएगा कहाँ खर्च किया। उसको कोई गेम चाहिए, उसको कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना है, वो भी गोल बेस्ड खर्चा करेगा, कि जो खर्चा करेगा उसमें कोई उसका गोल अचीव हो रहा होगा, क्योंकि वो गेमर है, उसको गेमिंग में जाना है। तो मेरा पॉइंट ये है कि मोहताजी नहीं करनी, बिल्कुल मोहताजी नहीं करनी, समझ गया सर। जो है अपने हाथ में। आज ना जीवन के सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, वो गुल्लक। मुझे लगता है कि आज के पढ़े लिखे लोग ना रियल में अनपढ़ हैं। वो पहले के लोग सुपर पढ़े लिखे थे, घर में गुल्लक हुआ करता था। मुझे ही पता है कि ये लेना है, मुझे साइकिल लेनी थी सर, तो साइकिल की एसआईपी होती थी। हाँ साइकिल की SIP होती थी। 6 महीने बाद साइकिल आएगी, इस पे डालते रहो पैसे। साइकिल के लिए मुझे तो पता है सर, मेरा फोन आया था तो उसके लिए भी SIP था। मैं जानता हूँ। आज समझ में आया कि उसको टेक्निकली SIP बोलते हैं। हाँ, उसी वही एसआईपी, ठीक है, वही एसआईपी है। अच्छा कोई बुक सर ऐसा पर्सनल फाइनेंस पे जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, पर्सनल फाइनेंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आई थिंक पर्सनल फाइनेंस में लोगों को कुछ किताबें जो पढ़नी चाहिए वो है वॉरेन बुफे की। आप कोई भी किताब उठा के पढ़ लो, कोई भी, तो ठीक है। दैट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड, वो तो अपने आप में गोल्ड स्टैंडर्ड है। एक मेरे को बुक जो बहुत अच्छी लगती है वो लगती है इनकी है, टोनी रॉबिन्स की है, द मनी करके कुछ नाम है उसका, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, एक है मॉर्गन हाउसल की बहुत अच्छी बुक है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ओके, वो बहुत अच्छी है। एक और किताब बहुत अच्छी है, उसका नाम है मिलियनियर फास्ट लेन। ओके, तो कुछ लोगों को जिनको ज़्यादा जल्दी वेल्थ कमानी है, हम्म, उनके लिए वो किताब है। तो उसने बताया है कि उसमें भी एक सिस्टम होता है अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप रोग हो गए, आपने समझ गया, बेटिंग हाँ, चालू कर हाँ, दी, हाँ, आपने फ्यूचर्स ऑप्शंस चालू कर दिया, आपने क्रिप्टो खरीदना चालू, वो ऐसा नहीं, वो समझाता है स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमैटिक तरीके से आप जल्दी पैसा कैसे कमा सकते हो। अब जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप 2 साल में, वो जल्दी मतलब 7-8 साल में, 10 साल में आप कैसे अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। तो वो एक बहुत अच्छी किताब है, उसमें एक्शन बहुत लेना पड़ेगा आपको, अपने ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। देखिए, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू, आपको खुद चेंज करना पड़ेगा, आप दूसरे को नहीं चेंज कर सकते। स्ट्रेस का कारण क्या होता है पता है चंदन जी? स्ट्रेस का कारण ये होता है कि आप अपेक्षा कर रहे हो दूसरा बदलेगा, और आप जो बदल सकते हो आप वो नहीं बदल रहे हो। यही होता है सर, यही हो रहा है। आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हो, आप सिर्फ ये अपेक्षा कर रहे हो कि चंदन जी बदलेंगे। कैसे बदलेंगे यार, वो मैं कौन होता हूं उन पर कंट्रोल करने वाला? तो ये स्ट्रेस का सबसे, और यही स्टॉक मार्केट में होता है। लोग कहते हैं कि यार ये स्टॉक नीचे क्यों चला गया, हाय हाय मैंने तो कल ही पैसे डाले थे। तुम्हारा काम नहीं है स्टॉक में ये देखना कि वो नीचे चला गया ऊपर चला गया, वो बाजार है भाई, हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग वहां खेल रहे हैं, तो वो तुम्हारी थोड़ी सुनने वाला है। तुम क्या हो, तुम तो पिद्दी हो, कोई 1000 2000 5000 10,000 रुपए डाल रहे हो, उतना तो मतलब उससे कहीं ज्यादा तो करोड़ों में नंबर्स होता है दिन का। तो वो आपकी पर आप अपना तो बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो ना। अब लोग पेनी स्टॉक खरीदने जाते हैं, पेनी स्टॉक, मेरे को फोन आता है सर 4-5 रुपए का कोई स्टॉक बताओ, थप्पड़ मारूंगा। चल निकल यहां से, चुपचाप अच्छे बड़े स्टॉक्स खरीदो। क्यों महंगे हो गए? अरे क्या महंगे हो गए, महंगा सस्ता ऐसे थोड़ी देखा जाता है। राइट। तो मानसिकता को बदलना पड़ेगा, पैसा सिर्फ मानसिकता का खेल है और कुछ नहीं है। ग्रेट सर। इस बार बजट में है कुछ सर फायदा आम जनता देखो के लिए? आम जनता के लिए तो बहुत फायदा नहीं है, पर रोजगार के लिए काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, छोटे व्यापारी के लिए, MSME के लिए काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। और बस ये थोड़ा स्टॉक मार्केट वालों की बैंड बजा दी, थोड़ा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ा दिया, STT बढ़ा दिया। उसके अलावा कोई बहुत मतलब इट्स अ नॉर्मल बजट, ठीक है, कोई ज़्यादा दुखी, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। समझ गया। और ये स्थिति 10 साल तक रहेगी, तो कोई बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास ये अपेक्षा ना करे कि अचानक से कोई गवर्नमेंट ऐसी स्कीम ले आएगी जिनसे उनके महीने के लाख रुपए के टैक्स, सॉरी साल के लाख रुपए का टैक्स बचेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा सर पॉडकास्ट रहा, और पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। मैं चाहूँगा आप भी इम्प्लीमेंट करिए, और संजय सर को एक थैंक यू ज़रूर बोलिए, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, छोटी बातों पे बड़ी बातें रखी, समझाई, बहुत बेबाकी से, बहुत सरलता से। अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में सरलता के साथ एक किसी और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को लेके। धन्यवाद। थैंक यू चंदन जी।